जनवरी का महीना जाने वाला था। शैलपुर की गलियां बर्फीली हवा से कांप रही थीं। सर्दी इतनी भयंकर थी कि हर कोई घर में दुबकने पर मजबूर था। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था और सूरज की रोशनी भी मानो ठंड के आगे हार मान चुकी थी। गांव के गरीब लोग अपने जर्जर घरों में किसी तरह ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसे ही टूटे-फूटे घर में बूढ़ी पार्वती अपने 2 बेटों के साथ बैठी थी। कंबलों में लिपटे होने के बावजूद ठंड उनके शरीर में चुभ रही थी। पार्वती का परिवार कई परेशानियों से जूझ रहा था। पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था और पार्वती अब बूढ़ी और बीमार हो चुकी थी। परिवार का पूरा बोझ उसके बेटों पर था, लेकिन बड़े बेटे आर्यन का स्वभाव आलसी और गैर जिम्मेदार था। दूसरी ओर छोटा बेटा ईशान मेहनती और ईमानदार था। वो गांव के पास ही लकड़ी काटने का काम करता था और जैसे तैसे परिवार का पेट पालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी मेहनत भी ठंड के इस कहर के आगे कम पड़ रही थी। घर में न तो पर्याप्त खाना था और न ही ठंड से बचने के लिए पर्याप्त ईंधन। ईशान बेटा, लकड़ियां खत्म हो रही हैं, कुछ इंतजाम करो, ये ठंड जान ले लेगी। माँ, मैं अभी जंगल से लकड़ियां ले आता हूँ, लेकिन भैया से भी कहिए कि कुछ काम करे। अकेले मैं सब नहीं संभाल सकता। तू अपनी औकात में रहे ईशान, मैं तेरे जैसे मजदूरों वाला काम नहीं करता। माँ, मैं अकेला कब तक सब करूंगा? भैया को कुछ समझाइए, वे हर रोज यही बहाने बनाते रहते हैं। आर्यन बेटा, तुम्हारी ये उम्र हमारी मदद करने की है। तेरे पिता तुझे बड़े प्यार से पालते थे। क्या तुझे लगता है उन्होंने तुझे ऐसे निकम्मा बनने के लिए पाला था? अगर तू अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो ये घर बिखर जाएगा। जब मुझे कोई अच्छा काम मिलेगा मैं कर लूंगा। बस बहुत हो गया, आज मैं ही जाकर लकड़ियां लाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं ये छोटे मोटे काम नहीं कर सकता? आर्यन को अपनी बेइज्जती सहन नहीं हुई। गुस्से में भरा हुआ वो उठा और तुरंत जंगल जाने का फैसला किया। ठंड भयंकर थी, लेकिन उसने गर्म कपड़े पहनने की भी परवाह नहीं की। शायद उसे अपनी बात साबित करनी थी। जैसे तैसे उसने लकड़ियां काटी और खुद के लिए आग जला ली। तभी एक गरीब लाचार आदमी आग के पास आकर बैठ गया। भाई, थोड़ी देर आग में हाथ सेंक लूं? ठंड से मर जाऊंगा। चल भाग यहाँ से, मेरी मेहनत की लकड़ी है, तुझे कोई हक नहीं इसे इस्तेमाल करने का। भाई, मुझे थोड़ी देर बैठने दे, कुछ नहीं चाहिए तुझसे, बस थोड़ी गर्मी ले लूं। इतनी ठंड में कैसे जीऊंगा? समझ नहीं आता तुझे? निकल यहाँ से, तेरा मरना जीना मेरा मसला नहीं। थोड़ी देर बाद वो चुपचाप चला गया। ठंड से कांपता उसका शरीर आर्यन के दिल में कोई दया नहीं जगा सका। आर्यन अपनी स्वार्थी सोच के साथ खाली हाथ घर लौट आया, ये भूलकर कि उसकी माँ और भाई ठंड में उसकी राह देख रहे थे। आर्यन बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी? लकड़ियाँ कहाँ हैं? ये ठंड हमसे सहन नहीं हो रही। जंगल में लकड़ियां काटने पर राजा ने पाबंदी लगा दी है माँ। वहां के सिपाहियों ने चेतावनी दी है। पाबंदी? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। ठंड में बिना आग के कैसे रहेंगे? माँ, ये बहाना है। भैया जंगल में लकड़ी काटने गए थे, पर वो अपनी ही आग सेंक कर वापस आ गए होंगे। ईशान, अपनी जुबान बंद रख। मैंने ठंड में मेहनत की है, मुझे दोष मत दे। आर्यन, हम ठंड से ठिठुर रहे हैं। अगर सच में लकड़ी काटने पर पाबंदी है तो हमें कोई और उपाय सोचना होगा, लेकिन ये समय बहाने बनाने का नहीं है। माँ, आप फिक्र मत करिए, मैं जंगल से लकड़ियां लेकर आता हूँ, चाहे ठंड कितनी भी हो या कितना भी खतरा क्यों ना हो। मैं आपको और इस घर को इस हालत में नहीं देख सकता। बेटा, तुझ पर भरोसा है, पर ध्यान रखना, ठंड बहुत ज्यादा है, अपना ख्याल रखना। ईशान ने बिना कुछ कहे ठंड और खतरे की परवाह किए बिना जंगल जाकर लकड़ियां लाईं। उसकी मेहनत से जली आग ने घर में थोड़ी गर्माहट भर दी। माँ के चेहरे पर संतोष था, लेकिन ईशान के मन में चिंता बनी रही। ईशान रोज साहूकार धनराज के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था। जी साहूकार जी, कहिए, सब ठीक तो है? ईशान, मैं हमेशा से जानता हूं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारी लगन और ईमानदारी पर मुझे कभी कोई शक नहीं हुआ। लेकिन क्या साहूकार जी? कुछ गलत किया हो तो माफ कर दीजिए। नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। बात यह है कि मेरी पत्नी ने मुझसे कहा है कि मैं अपने भांजे को इस ठंड में कुछ काम पर लगा दूं। उसके पास फिलहाल कोई काम नहीं है। तुम जानते हो, अपने घर की बात है, ऐसे में
साहूकार जी, मैं समझ सकता हूँ कि परिवार की मदद करना जरूरी है, लेकिन साहूकार जी, मेरा घर तो मेरी कमाई पर ही चलता है। अगर आप मुझे निकाल देंगे तो मैं और मेरी माँ क्या करेंगे? ईशान, मुझे भी इसका बहुत दुख है, लेकिन मैं मजबूर हूं। अपनी पत्नी के कहने पर मुझे यह फैसला लेना पड़ा। साहूकार जी, आपने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन इतना तो सोच लेते कि इस ठंड में हम कैसे जिएंगे। मेरे पिता पहले ही गुजर चुके हैं और माँ बूढ़ी हो गई हैं। ईशान, मुझे तुम्हारी हालत का पूरा अंदाजा है, लेकिन मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जब भी कोई और काम होगा तो सबसे पहले तुम्हें ही बुलाऊंगा। ठीक है साहूकार जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, आपकी मजबूरी है, आपसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन उस दिन साहूकार ने पारिवारिक मजबूरी के चलते उसे काम से निकाल दिया। ठंडी हवा उसकी उदासी को और गहरा कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त सोहेल से हुई। अरे ईशान भाई, कैसे हो? आज इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं सोहेल, साहूकार जी ने आज काम से निकाल दिया। बोले कि अपने भांजे को काम पर रखना है। ये तो बड़ा बुरा हुआ यार, लेकिन परेशान मत हो, हर मुश्किल का हल होता है। लेकिन इस ठंड में बिना काम के घर कैसे चलाऊं? माँ बूढ़ी हैं और भाई उसका तो तुझे पता ही है। भाई, इस ठंड में लोग सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? गर्म चाय। क्यों ना तुम चाय का ठेला लगाओ, अपने भाई को भी साथ ले लो। 2 लोग होंगे तो काम आसान हो जाएगा और फायदा भी अच्छा होगा। चाय का ठेला? लेकिन मुझे इस काम का कोई अनुभव नहीं है। और पैसे? शुरुआत कैसे करूंगा? अरे यार, काम का अनुभव करते करते आ जाता है। और पैसे? तुम्हारे पास जो भी बचत है उससे शुरुआत करो। ज्यादा बड़े से मत शुरू करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मेरे भाई आर्यन को काम करने के लिए राजी करना आसान नहीं होगा। तुझे पता है, आर्यन तेरे से थोड़ा जलेगा, लेकिन अगर तू उसे समझाएगा और उसे पार्टनर बनाएगा तो वो जरूर मान जाएगा। और एक बार ठेला चलने लगा तो आर्यन भी तेरा साथ देने लगेगा। तूने सही कहा सोहेल, कुछ तो करना ही होगा। ठेला लगाने का आइडिया बुरा नहीं है, मैं आर्यन से बात करता हूँ। ईशान को सोहेल की बातों में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वो अपने भाई आर्यन को इस काम में शामिल करने के लिए सोचने लगा। ठंड के मौसम में चाय का ठेला शुरू करना उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता था। ईशान अपने घर पहुंचता है और अपने भाई को सब बताता है। भाई सुनो जरा, बात करनी है तुमसे। बोल, अब क्या हुआ? देखो, साहूकार जी ने मुझे काम से निकाल दिया है। अब घर चलाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन सोहेल ने मुझे एक सुझाव दिया है। मैंने सोचा है कि हम दोनों मिलकर चाय का ठेला लगाएंगे। इस ठंड में चाय का धंधा अच्छा चलेगा। चाय का ठेला? भाई, तेरे पास पैसे भी नहीं है और वैसे भी मैं कोई मजदूरी करने वाला नहीं हूँ। ये सपना नहीं है, ये हमारी जरूरत है। अगर तू मेरा साथ दे तो हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, और मान लो अगर ये ठेला लग भी गया तो कमाई का क्या हिसाब रहेगा? तू जैसा कहेगा वैसा करेंगे, बस तू मान जा। ठीक है, एक शर्त पर। कमाई का 60% मेरा और 40% तेरा। ये सुनकर ईशान थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो ये शर्त मानने पर मजबूर हो जाता है। ठीक है भाई, अगर इससे तू काम करने को तैयार है तो मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है, चल मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन एक बात बता, पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास थोड़ी बहुत बचत है, उससे शुरुआत कर सकते हैं। ईशान ने आखिरकार आर्यन को अपने साथ काम करने के लिए मना लिया। हालांकि आर्यन ने अपनी शर्तें रखी, लेकिन ईशान ने उसे राजी कर लिया। दोनों भाइयों ने तय किया कि अगली सुबह से वे अपने नए सफर की शुरुआत करेंगे। अगली सुबह ठंडी हवाओं के बीच ईशान और आर्यन ने मिलकर चाय का ठेला लगाया। ईशान ने मेहनत से सारा सामान तैयार किया और बड़े प्यार से ठेले को सजा दिया। पहली बार अपने छोटे से व्यापार की शुरुआत करते हुए दोनों भाइयों के दिल में उम्मीद की एक नई किरण थी। जैसे ही ईशान ने चाय का पहला पतीला चढ़ाया, खुशबू दूर दूर तक फैल गई और ग्राहक खींचे चले आए। भाई, एक कप चाय दे दो। चाय के बिना नशा नहीं उतरता यार। जी साहब, बस 1 मिनट। ईशान ग्राहकों को चाय देता है। उन्हें चाय बहुत पसंद आती है। भाई साहब, क्या गजब की चाय बनाई है आपने। ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी भाग गई हो। सच में ऐसी चाय पहले कभी नहीं पी। ग्राहकों की तारीफ सुनकर ईशान का चेहरा खुशी से खिल उठा। आर्यन भी चाय के बढ़ते कारोबार को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था।
धीरे धीरे चाय की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी और दोनों भाइयों की मेहनत रंग लाने लगी। चाय के ठेले ने जल्द ही इलाके में अपनी पहचान बना ली। ईशान की मेहनत और आर्यन की चतुराई से ग्राहक दिन ब दिन बढ़ने लगे। कारोबार में मुनाफा होने लगा। इसी बीच आर्यन ने शादी कर ली और अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए अलग घर में बस गया। अब ईशान अपनी बूढ़ी माँ के साथ अकेले रहने लगा। ईशान पर जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं, लेकिन वो अपनी मेहनत से सब संभालने की कोशिश करता रहा। ईशान के साथ मिलकर ठेला चलाने की मेहनत और ईमानदारी को आर्यन की पत्नी गलत नजरिए से देखने लगी। उसका लालच बढ़ने लगा और उसने आर्यन के कान भरने शुरू कर दिए। आर्यन, कब तक उस ईशान के साथ अपना समय खराब करोगे? सारा ठेला तुम्हारे दम पर चल रहा है और वो तुम्हारी मेहनत की कमाई का आधा हिस्सा ले जाता है। ये कब तक चलेगा? लेकिन वो भी मेहनत करता है। उसने ही ये ठेला शुरू करने का आइडिया दिया था और शुरुआती सामान भी उसी ने खरीदा था। तो क्या हुआ? अब तुम्हारा घर है, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। क्या ईशान तुम्हारे खर्चे उठा रहा है? देखो, अब समय आ गया है कि तुम ठेला अपने नाम कर लो। हाँ, पर ये तो गलत होगा। वो मेरा छोटा भाई है, उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। ऐसा करना सही नहीं लगेगा। हाँ, सही और गलत का बहुत ख्याल है तुम्हें। लेकिन ये मत भूलो, आज अगर तुमने ठेला अपने नाम नहीं किया तो कल तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा। ईशान अपनी कमाई लेकर अपनी जिंदगी जी लेगा और तुम हाथ मलते रह जाओगे। क्या तुम्हें हमारी फिक्र नहीं? तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन उसे ठेले से निकालना आसान नहीं होगा। वो गुस्सा करेगा और माँ भी नाराज हो जाएंगी। तुम्हें बस इतना कहना है कि अब ये ठेला तुम्हारे नाम है, और अगर वो मान जाए तो ठीक, वरना उसे साफ साफ कह दो कि अब तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। अगर तुम मजबूत बनोगे तो वो कुछ नहीं कहेगा। आर्यन की पत्नी ने अपने शब्दों से आर्यन को इस बात के लिए मना लिया कि उसे ईशान को ठेले से बाहर कर देना चाहिए। धीरे धीरे आर्यन का मन अपने ही भाई के खिलाफ कड़वाहट से भरने लगा। अगले दिन आर्यन ने ईशान से बात करने का फैसला कर लिया। ईशान, मैंने फैसला कर लिया है। अब ये ठेला सिर्फ मेरा है। तुम यहाँ से अपना रास्ता अलग कर लो। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये ठेला तो हमने मिलकर शुरू किया था। हमने साथ मिलकर इसे चलाया है। आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? सुन ईशान, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब मैं अकेले इसे संभाल सकता हूँ। जो काम तुम कर रहे थे वो मैं भी कर सकता हूँ। जाओ, अपनी जिंदगी जियो। भैया, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी पूरी मेहनत से काम करता रहा हूँ। माँ भी इस बात को जानती हैं। प्लीज़ मुझे मत निकालो। तुम्हारी बातों से अब कुछ नहीं होगा। मैं जो कह चुका हूँ वो आखिरी फैसला है। अब ये ठेला सिर्फ मेरा है। तुम अपना सामान लेकर यहाँ से चले जाओ। भैया, ये ठंड का मौसम है, मेरे पास कोई और काम नहीं है। अगर आपने मुझे निकाला तो मैं कहाँ जाऊँगा? प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। ईशान, मुझे कोई भावुक कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ से जाओ। जो करना है खुद करो। मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। ईशान अपने ही भाई के कठोर शब्दों से टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में निराशा। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्या गलत किया। वो चुपचाप वहां से चला गया और एक सुनसान जगह पर बैठा था। तभी एक बूढ़ी औरत लकड़ियों का गट्ठर लिए धीमे धीमे उसकी ओर आती है। बेटा, ये लकड़ियों का गट्ठर बहुत भारी है। मुझसे ये लेकर चला नहीं जा रहा। क्या तू मेरी मदद कर सकता है? मेरे घर तक इसे पहुंचा दे बेटा। अम्मा, आप इतनी उम्र में ये भारी लकड़ियां क्यों उठा रही हैं? बेटा, मेरे पास कोई नहीं है। मैं अकेली रहती हूँ। अगर तू थोड़ी मदद कर दे तो बड़ा उपकार होगा। ऊपर वाला तुझे बहुत देगा। अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपकी लकड़ियां आपके घर तक पहुंचा देता हूं। ईशान ने तुरंत गट्ठर उठाया और बूढ़ी अम्मा के घर तक पहुंचा दिया। बेटा, तूने आज मेरी बड़ी मदद की है। ऐसे वक्त में जब लोग अपनी ही जरूरतों में उलझे रहते हैं, तूने मेरे लिए वक्त निकाला। ऊपर वाला तुझे खूब फल देगा। अम्मा, आपकी दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ा फल है। बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरी इकलौती भैंस है जो अब मेरे किसी काम की नहीं रही। तू इसे ले जा। ये तुझे और तेरे परिवार को बहुत काम आएगी।
अम्मा, मैं ये कैसे ले सकता हूँ? ये आपकी है। बेटा, मेरे पास खाने पीने को बहुत कम है। भैंस को चारा देना मेरे बस का नहीं। तू इसे ले जाएगा तो मुझे खुशी होगी। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख ले। ईशान भैंस को लेकर घर लौट आया। माँ, आर्यन भैया ने मुझे हमारे चाय के ठेले से बाहर निकाल दिया है। आर्यन ने ऐसा किया? ये तो बहुत गलत है। मैंने हमेशा उसे समझाया था कि छोटा भाई ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। माँ, मैं टूट गया था, पर रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिली जिनकी मैंने मदद की। बेटा, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो वो दूसरा खोलता है। तूने नेक काम किया, इसलिए तुझे ये इनाम मिला। माँ, अब मैं इस भैंस के दूध से अपना चाय का ठेला फिर से शुरू करूंगा। बेटा, ये तो बहुत अच्छी सोच है। इस भैंस का दूध ताज़ा और शुद्ध है। इससे तेरे ठेले का नाम होगा। अगले दिन ईशान ने अपने नए ठेले की शुरुआत की। ताज़ा दूध से बनी चाय की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके ठेले पर उमड़ने लगे। वहीं आर्यन की दुकान सुनसान हो गई। ईशान की सफलता देखकर आर्यन के दिल में जलन की आग भड़कने लगी। उसने 2 गुंडों को बुलाया। देखो, वो ईशान अब बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। बताओ मालिक, उसे सिर्फ डराना है या पूरा ठेला गायब कर देना है? पहले उसे डराओ। अगर वह ना माने तो ठेला टूटना चाहिए। ये लो एडवांस। अगले दिन गुंडे ईशान के ठेले पर पहुंच गए। अरे ओ ठेले वाले, तूने इस गली में ठेला कैसे लगाया? ये गली हमारी है। भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। तेरा ये ठेला आज से बंद। दोबारा यहाँ देखा तो अंजाम बुरा होगा। भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी माँ बीमार है। तभी गुंडों की नजर चाय पर पड़ती है। अरे, ये खुशबू कैसी है? पहले हमें चाय पिला, फिर सोचेंगे तेरा क्या करना है। ईशान जल्दी से चाय बनाता है और उन्हें देता है। गुंडे चाय पीते ही दंग रह जाते हैं। अरे, ये चाय तो वाकवाब है। ऐसा स्वाद हमने कभी नहीं चखा। देख ईशान, हमें तुझे धमकाने के लिए भेजा गया था, लेकिन तेरी चाय ने हमारा मूड बदल दिया। अब तू टेंशन मत ले, तेरा ठेला यहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। और अगर किसी ने तुझे परेशान किया तो हमें बताना। सच में भाई साहब, मैं तो सोच रहा था सब खत्म हो जाएगा। अरे तू चिंता मत कर, मेहनत वालों का साथ देना हमारा भी फर्ज है। ईशान के लिए ये एक चमत्कार था। गुंडों ने आर्यन के पैसे लौटा दिए और उसे चेतावनी दी। उधर ईशान की जिंदगी में खुशियां लौट आईं। उसने अपनी माँ के लिए एक नया घर बनाया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसकी किस्मत बदल दी थी।